नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। हम अपने चैनल के माध्यम से चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो कुछ विशेष कॉन्सेप्ट्स रखते हैं। उन अनुच्छेदों को पहले हमने उठाया। इसी क्रम में, इसी कड़ी में, इससे पहले हम अनुच्छेद 13 पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम अनुच्छेद 14 पे चर्चा करेंगे। विधि की समक्ष क्षमताएं विधियों के समान संरक्षण से क्या आशय है, दोनों में क्या अंतर है, भारतीय संविधान में इस कॉन्सेप्ट्स को क्यों जोड़ा गया, विधि के समक्ष क्षमता के साथ साथ में समान संरक्षण को क्यों जोड़ा गया, इसी पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष क्षमता, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य क्या है? अनुच्छेद 12 में चर्चित हो चुका। राज्य किसी भी व्यक्ति को ये दो बातें जो संविधान प्रदान करता है, विधि के समक्ष क्षमता प्रदान करता है और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है, उससे वंचित नहीं करेगा। दोनों टर्म्स क्या है? विधि के समक्ष क्षमता अर्थात इक्वेलिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो टर्म्स यूज करता है अनुच्छेद 14। तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण है: किसी व्यक्ति, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तीनों पे अलग अलग हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति को से क्या आशय है? किसी व्यक्ति को से आशय है कि चाहे वो नागरिक हो भारत का या नागरिक न हो, दोनों के लिए अनुच्छेद उपलब्ध करवाता है विधि के समक्ष क्षमताएं, विधियों का समान संरक्षण। अगर यहां पे लिखा होता, जैसे अनुच्छेद 15 यूज करता है किसी नागरिक को, अगर वैसे यहां पे टर्म्स लिखा होता तब हम मानते कि ये अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों के लिए है। नहीं, इसमें यूज किया गया किसी व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को से आशय चाहे वह भारत का नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को विधि की समक्ष क्षमताएं, विधियों का समान संरक्षण राज्य, भारत राज्य प्रदान करेगा। पहली बात तो ये कि ये नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। संविधान के जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो कुछ केवल नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 15, 16, 29, 19, 29 और 30, 5 अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए। अन्य अनुच्छेद जो प्रदत्त मूल अधिकार है वो सभी के लिए। दूसरा टर्म्स इसका विधि के समक्ष क्षमता से क्या आशय, अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ से क्या आशय? विधि के समक्ष क्षमता की अवधारणा जो है वो ली गई है मूलतः ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन में एक राजनीतिक विचारक रहे हैं डाइसी, ये मूलतः वहां से ली गई है। डाइसी की एक अवधारणा है विधि का शासन, अर्थात कानून का शासन। विधि के समक्ष क्षमता पहला जो टर्म्स है यह अवधारणा ले गई है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटेन में एक विद्वान है डाइसी, जिनके द्वारा एक विचार दिया गया, एक अवधारणा दी गई कानून का शासन। कानून के शासन से आशय है कि किसी व्यक्ति द्वारा शासन न किया जाकर शासन किया जाएगा कानून के द्वारा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। ब्रिटेन में पहले राजा का शासन था। राजा के शासन के उपरांत यह अवधारणाएं पैदा हुई कि व्यक्ति के शासन के बजाय कानून का शासन। इसमें क्या क्या शामिल रहता है? यह शामिल करता है नैसर्गिक न्याय एवं विधि के शासन को। नैसर्गिक न्याय का आशय होता है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। प्राकृतिक न्याय क्या मानता है कि सभी व्यक्ति
प्राकृतिक दृष्टि से समान हैं, अर्थात प्रकृति सभी में समानता रखती है। सभी की प्राकृतिक समानता पर यह बल देती है। कौन सी अवधारणा? विधि के समक्ष समता की अवधारणा। प्रकृति की नजरों में जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समान है, उसी प्रकार कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति जो है वो समान होंगे। विधि के शासन का आशय है कि व्यक्ति का शासन नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का शासन न होकर शासन किसका होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए। कानून द्वारा निर्मित शासन के अनुसार चलना चाहिए। यही अवधारणा है विधि के समक्ष समता की अवधारणा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, अर्थात कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं। कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर होंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी बड़े पद को धारण करता हो, चाहे व्यक्ति कोई कितना भी छोटा हो, सभी कानून की दृष्टि में समान होंगे। यही अवधारणा है विधि के समक्ष समता की अवधारणा। ये अवधारणा एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा क्यों है? क्योंकि ये राज्य पे प्रतिबंध लगाती है कि वह कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह राज्य को कुछ करने से रोकती है कि वह भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यह किसी भी राज्य को कभी भी यह नहीं कहती कि वह पहले से जो भेदभाव व्याप्त है उसे दूर करने का प्रयास करे या न करे, क्योंकि विधि के समक्ष समता की अवधारणा कहती है कि जो वर्तमान कानून है या कानून जो बनाए जाएंगे उसमें सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा, शासन चलेगा कानून का। लेकिन राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस मामले में नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति पहले से समान है या नहीं है। तो यह नकारात्मक अवधारणा है जो राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है। राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस मामले में? विधि के शासन के मामले में। विधि के सामने सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे, लेकिन राज्य इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति पहले से असमान है तो उसे समानता का प्रयास दिया जाए। यह केवल सभी व्यक्तियों को समान मानने की अवधारणा है। यह टर्म्स हमने लिया ब्रिटेन के संविधान से। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ में कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। कानून सब पर समान दृष्टि से लागू होंगे। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी पद को धारण करे, कैसा भी हो, लेकिन सभी के लिए कानून समान दृष्टि से लागू होंगे। और यह एक नकारात्मक अवधारणा है। नेक्स्ट, दूसरी जो अवधारणा है वो है विधियों का समान संरक्षण। अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई। अमेरिका के संविधान से ये अवधारणा ली गई है। वो अवधारणा जो थी विधि के समक्ष समता की अवधारणा, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। यहां पे विधियों शब्द जो प्रयुक्त किया गया है उससे क्या आशय है? राज्य द्वारा निर्मित सांविधिक विधियों में बिना विभेद समान संरक्षण, अर्थात राज्य जो कानून बनाएगा उनमें किसी भी व्यक्ति के साथ में बिना भेदभाव करते हुए समान संरक्षण। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति पर अधिकार या दायित्व आरोपित किए जाते हैं वो समान रूप से लागू किए जाएंगे। समता न्याय की अवधारणा के रूप में लागू किए जाएंगे। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार एवं अधिकार दायित्व है। यह शब्द सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि परिस्थितियां समान हो तो समान व्यवहार किया जाएगा और समान अधिकार दायित्व दिए जाएंगे।
राज्य द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाएंगे और ड्यूटीज जो प्रदान की जाएगी, लाइबिलिटीज जो प्रदान की जाएगी, कर्तव्य जो आरोपित किए जाएंगे, वो समान रूप से दिए जाएंगे सभी नागरिकों को। लेकिन कब? जब परिस्थितियां समान हो, अर्थात व्यक्ति अगर पहले से समान है तब उन्हें समान ही समझा जाएगा, राज्य द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ में समान अधिकार दिए जाएंगे, समान दायित्व दिए जाएंगे अगर वो प्रारंभिक दृष्टि से समान है। ये सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक अवधारणा क्यों है? क्योंकि राज्य को कुछ कार्य यानी कि एक्शन करने के लिए निर्देश देती है। सकारात्मक अवधारणा क्यों? क्योंकि राज्य को कुछ कार्य, कुछ एक्शन करने के लिए निर्देश देती है। क्यों देती है निर्देश? कि अगर परिस्थितियां समान हैं तब तो राज्य सभी के साथ में समान व्यवहार करेगा, लेकिन यदि परिस्थितियां असमान हैं, कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत गरीब है और कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत अमीर है, तो टैक्स राज्य द्वारा समान रूप से नहीं लगाया जाएगा। उन पे दायित्व अर्थात अगर टैक्स आरोपित किया जा रहा है तो वो समान रूप से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां दोनों की अलग अलग हैं। एक व्यक्ति पहले से मजबूत स्थिति में है और एक व्यक्ति पहले से ही कमजोर स्थिति में है। ऐसे में राज्य जो है वो हस्तक्षेप कर सकेगा। वहीं विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है वो न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करती है। वो कहते हैं कि राज्य कानून बनाए तो सभी के लिए समान रूप से बना देगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति कैसी है पहले से, इस पे किसी भी प्रकार का विचार वो अवधारणा नहीं करती। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा उससे आगे बढ़ते हुए परिस्थितियां देखती है। परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाए जाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार विधियों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। इसी से जुड़ा हुआ है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या एफर्मेटिव एक्शन। इसको बोलते हैं, एफर्मेटिव एक्शन का मतलब हो गया सकारात्मक कार्यवाही। और इसे कहा जाता है विपरीत भेदभाव। ये अवधारणा जुड़ी हुई है अमेरिका से, यूएसए से जुड़ी हुई है, क्योंकि यूएसए के अंदर रंग भेद चलता था। संविधान लागू होने के बाद में रंग भेद को निषेध कर दिया गया। एक होता है भेदभाव और एक है विपरीत भेदभाव। विपरीत भेदभाव से आशय है जो व्यक्ति पहले से गोरे के रूप में स्थापित थे, जो भेदभाव कर रहे थे, उनके विरुद्ध काले लोग जो वहां पे कहा गया था, निग्रोज जिनको कहा जाता था, उनको कुछ विशेष राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान करना। अब भेदभाव तो यहां पे हो रहा है, क्योंकि जो निग्रो हैं, जो जिनको वहां पे ब्लैक्स कहा जाता है, उनको राज्य द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि जो पहले से गोरे के रूप में स्थापित थे, जिनके अधिक अधिकार जिनके पास में थे, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन ये कौन सा भेदभाव है? विपरीत भेदभाव है। इस भेदभाव का उद्देश्य क्या है? समान संरक्षण प्रदान करना, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां जो है समान नहीं है। काले लोग जो है वो पहले से पीड़ित थे, संविधान लागू हुआ है तो उसके बाद में उनको बराबर लाने के लिए भेदभाव करना पड़ेगा, लेकिन भेदभाव का उद्देश्य है न्याय की स्थापना करना, और न्याय की स्थापना के उद्देश्य से विपरीत भेदभाव किया जाएगा। विपरीत भेदभाव के आशय से है कि जो लोग पहले से स्थापित हो चुके हैं, जिनके द्वारा पहले से शोषण किया गया था, उनको कम सुविधाएं, और इसके बजाय जो पहले मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक भेदभाव किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य है समान संरक्षण प्रदान करना। इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे विधि के समक्ष समता का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? ये अवधारणा कहती है कि भेदभाव का उद्देश्य है समान परिस्थितियां पैदा करना, क्योंकि जो परिस्थितियों के कारण पिछड़ चुके हैं उन्हें बराबर लाने का प्रयास करना। इसी से जुड़ा हुआ है एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही। राज्य द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी बराबर लाया जा सके। विधि के समक्ष समता में ऐसा नहीं है।
विधि के समक्ष समता में राज्य नकारात्मकता के रूप में रहेगा, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसका कार्य है केवल अपने कानूनों में सभी को समान मानना, लेकिन सभी समान तो तभी माने जाएं जब वो पहले से समान है। अगर पहले से ही असमानता व्याप्त है तो फिर तो मतलब ही नहीं रहता कानून के समक्ष समता का। ऐसी स्थिति में लागू होता है विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा। मूलतः जब हमारा संविधान सभा में चर्चा चल रही थी संविधान में, तो सिर्फ विधि के समक्ष समता टर्म को ही यूज लिया गया था। अल्लादीकर्षण स्वामी अय्यर करके अपने एक संविधान सभा के सदस्य थे, जिनके द्वारा इस टर्म को प्रारूप समिति के समक्ष और संविधान सभा के समक्ष रखा गया। उनका यह मानना था कि हम यदि विधि के समक्ष समता को लागू करेंगे, तो उन्होंने विचार ये व्यक्त किया था कि जो विभिन्न महिलाएं हैं जो उस समय काम कर रही थी कामगार के रूप में, अन्य जो वर्ग हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है जिससे कि वो मुख्य धारा में आ सकें। तो फिर विधि के समक्ष समता के कारण तो हम बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का भेदभाव कर ही नहीं सकेंगे, जबकि भेदभाव का उद्देश्य है समानता या न्याय की स्थापना करना। अल्लादीकर्षण स्वामी अय्यर की इसी चर्चा के बाद में विधियों के समान संरक्षण शब्द को भी संविधान में शामिल किया गया था। तो एफर्मेटिव एक्शन इसके द्वारा कर सकता है किस आधार पे? विधियों के समान संरक्षण के आधार पे। इस एफर्मेटिव एक्शन जो है इसी से जुड़े हुए हैं हमारे अनुच्छेद 15 का क्लोज 4, अनुच्छेद 16 का क्लोज 4 और वर्तमान में जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है वो भी। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15(4) भी है, 5 भी है, 6 भी इसमें शामिल है, इसमें भी 6 तक पहुंच चुके हैं वर्तमान में। सकारात्मक कार्यवाही ये क्यों की गई है? क्योंकि जो लोग पिछड़े से पहले से पिछड़े हुए हैं, जैसे मूल संविधान में भी ये लिखा गया था कि महिला या बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। बाद में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। उसे आप ये नहीं कह सकते कि राज्य विधि के समक्ष समता का उल्लंघन कर रहा है। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है यदि कोई व्यक्ति, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए राज्य कुछ सुविधाएं दे सकता है, नौकरी के अंदर सुविधाएं दे सकता है, क्योंकि आवश्यकता है कि उस व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तब आप यह नहीं कह सकते कि वहां विधि के समक्ष समता का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वहां पे उस उल्लंघन का उद्देश्य है न्याय की स्थापना करना, समानता की स्थापना करना। यहां ध्यान दें कि यह अवधारणा जुड़ी हुई है न्याय से, यह अवधारणा जुड़ी हुई है निष्पक्षता से। यदि सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं ही उपलब्ध करवाई जाएगी तो वहां पे न्याय नहीं होगा। न्याय क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक व्यक्ति के पास में पहले से परिस्थितियां अच्छी है, उसको राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो वह ज़्यादा आगे बढ़ेगा, बजाय जो व्यक्ति पहले से पिछड़ा हुआ है उसे आवश्यकता है कि अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वो मुख्य धारा में लौट सके। हमारी जो डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो भी इसको आधार प्रदान करते हैं, वो इसको अभिव्यक्त करते हैं इस माध्यम से कि जो राज्य के पिछड़े हुए वर्ग हैं, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, इसके अलावा राज्य लोक कल्याण के माध्यम से उन वर्गों के लिए विशेष प्रयास करेगा। तो ये न्याय की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, निष्पक्षता की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, और इसी सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा अनुच्छेद 15 के अंदर शैक्षणिक या शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16 के अंदर नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी इसी के द्वारा की गई है, ताकि जो वर्ग किसी भी प्रकार से पिछड़ चुके हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। अब अनुच्छेद 14 में ये दो बातें ही लिखी हुई थी, किसी व्यक्ति अर्थात सभी नागरिकों के लिए विधि के समक्ष समता, अर्थात सभी व्यक्ति विधि के सामने समान होंगे, इस विधि के समक्ष समान समझे जाएंगे। और समान संरक्षण से मतलब है कि राज्य द्वारा जब कुछ विशेष प्रयास किए जाएंगे तो उसमें सभी को न्याय उपलब्धि के प्रयास किए जाएं, दिलवाने के प्रयास किए जाएं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न निर्वचन यानी कि निर्णयों में या व्याख्या में, निर्वचन से क्या आशय होता है? व्याख्या में इस बात को और अधिक स्पष्ट किया है कि विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से क्या आशय है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में क्या कहा है कि जो समान नहीं है उनके साथ समानता के व्यवहार का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति पहले से ही समान नहीं है, अर्थात यदि
असमानता पहले से ही व्याप्त है। यदि असमानता पहले से ही व्याप्त है, जो समान नहीं है उनके साथ समानता के व्यवहार का कोई अर्थ नहीं है। यदि असमानता पहले से ही व्याप्त है, कोई दो समूह है, कोई दो वर्ग, कोई दो व्यक्ति पहले से ही गैर बराबरी की स्थिति में है, तो उनके साथ समानता के व्यवहार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि यदि दो व्यक्ति पहले से ही असमान है, उनके साथ में समानता का व्यवहार यदि हम करेंगे तो जो व्यक्ति पीछे है वो और पीछे रह जाएगा और जो व्यक्ति आगे है वो और आगे बढ़ता जाएगा, अर्थात जो गैप है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। एक तो ये कहा गया निर्णय में। दूसरा, विधि के समक्ष समता तब लागू नहीं, अर्थात जो पहला टर्म है विधि के समक्ष समता शब्द जो है वो तब लागू नहीं होता जब असमान व्यक्तियों में विभेद किया जाए। अर्थात यदि व्यक्ति असमान है, पहले से ही असमानता व्याप्त है, तो उनको समान करने के लिए, बराबरी में लाने के लिए यदि कोई कार्य राज्य द्वारा किया जाता है, तब आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे विधि के समक्ष समता का उल्लंघन किया जाता है। विधि के समक्ष समता तब लागू होती है जब दो व्यक्ति, दो वर्ग, दो समूह है बराबरी की स्थिति में, तब उन्हें बराबर अधिकार और दायित्व दिए जाएंगे। यदि पहले से असमानता व्याप्त है तो राज्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए, जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए, उनको बराबर लाने के लिए प्रयास कर सकता है। यह तब लागू होती है। विधि के समक्ष समता लागू नहीं कब होती? जब असमान व्यक्तियों में विभेद किया जाए, अर्थात राज्य भेदभाव कर रहा है लेकिन असमान है तो भेदभाव कर सकता है। और यह लागू कब होती है? जब समान व्यक्तियों में बिना उचित आधार के विभेद किया जाए। अर्थात विधि के समक्ष समता तब लागू मानी जाएगी जब दो व्यक्ति, वर्ग, समूह है, समान है, बराबरी की स्थिति में है और कोई उचित आधार नहीं है उनमें भेदभाव किए जाने का। उचित आधार से क्या आशय? जैसे अनुच्छेद 15 शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, वहां पे भेदभाव करने का उचित आधार ये है कि कुछ समूह है जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो राज्य वहां पे भेदभाव कर सकता है क्योंकि वहां पे उचित आधार है। दिव्यांग लोगों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है क्योंकि वहां पे उचित आधार है। ईडब्ल्यूएस को, जो विकर सेक्शन है, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए राज्य उपबंध कर सकता है, भेदभाव कर सकता है क्योंकि उनके लिए उचित आधार है। यदि उचित आधार नहीं है राज्य के पास में भेदभाव करने के और व्यक्ति जो है वो समान स्थिति में है, तब ये विधि के समक्ष समता की अवधारणा लागू होगी। आगे, अर्थात युक्ति संगत आधारों एवं न्याय के उद्देश्य से विभेद किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा है कि यदि युक्ति संगत आधार हैं, भेदभाव किए जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त आधार हैं और भेदभाव का उद्देश्य क्या है? न्याय है। दो टर्म्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो राज्य भेदभाव कर सकता है, किन आधारों पे? युक्ति संगत आधार होने चाहिए भेदभाव के। और दूसरा, यदि राज्य का उद्देश्य क्या है? न्याय की स्थापना करना, तब राज्य भेदभाव कर सकता है। तब राज्य भेदभाव, या अपने कह सकते हैं कि विभेदीकरण कर सकता है। तब राज्य वर्गीकरण, तब राज्य कर सकता है। तब राज्य द्वारा विभेदीकरण किया जा सकता है। युक्ति संगत आधार का आशय है कि ऐसे आधार जो कानूनी दृष्टि से, हमारी सामाजिक दृष्टि से वास्तव में उपयुक्त आधार हो और उद्देश्य जब क्या हो? विभेदीकरण करने का, न्याय करने का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को समान लाने का प्रयास किए जाना, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार के प्रयास किए जाना। यदि कोई व्यक्ति मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है तो उसे भी बराबरी में लाने का प्रयास किया जाना। इन दो आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। और ये बात कौन कहती है? विधि के समक्ष विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा ये न्यायालय ने स्वीकार की है। नेक्स्ट, पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे, मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इनके द्वारा अपने एक निर्णय में क्या टर्म्स यूज किए गए थे कि अनुच्छेद 14 का सिद्धांत हमारी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मूल आधार है, जो वर्ग विहीन
समतावादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में एक प्रकाश स्तंभ है। अर्थात अनुच्छेद 14 जो है वो एक तो हमारी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आधार है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आशय कि यहाँ का राष्ट्र प्रमुख जो है वो निर्वाचित होगा और सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेंगे, ये भी प्रदान करता है अनुच्छेद 14। दूसरा, वर्ग विहीन समतावादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, ये जुड़ी हुई है किससे? आर्थिक समानता के उद्देश्य से, आर्थिक समानता के उद्देश्य से, जिससे डीपीएसपी में अभिव्यक्त किया गया है। तो ऐसी समानता यदि स्थापना करनी हो, आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय शब्द अधिक उपयुक्त रहेगा कि यदि आर्थिक न्याय के उद्देश्य से राज्य भेदभाव करना चाहे या राज्य द्वारा भेदभाव करना पड़े तो उसे उपयुक्त ठहराया जा सकता है आर्थिक न्याय की व्यवस्था से। और यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, अर्थात ये हमें एक दृष्टि प्रदान करता है, एक प्रकाश प्रदान करता है कि हम इस दिशा में बढ़ सकें। अनुच्छेद 14 इसका उद्देश्य वास्तविक तथा यथार्थ विषमताओं, इसका उद्देश्य वास्तविक तथा यथार्थ विषमताओं और विधायिका की मनमानी एवं निरंकुश कार्यवाही पर प्रहार करना है। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य है कि ऐसी विषमताएं, ऐसे भेदभाव जो समाज में पहले से व्याप्त हैं और जो वास्तव में व्याप्त हैं, इसके अलावा विधायिका अर्थात कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था द्वारा यदि कोई मनमानी या निरंकुश कार्यवाही की जाती है तो उस पर प्रहार करना है। अर्थात अगर राज्य द्वारा मनमाने तरीके से या निरंकुश तरीके से भेदभाव किया जाता है, कानून के समक्ष समता का उल्लंघन किया जाता है, तब ये अनुच्छेद विरोध करेगा, क्योंकि ये मूल अधिकारों में शामिल है और किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, यदि विषमताएं पहले से व्याप्त है, यहाँ पे समान संरक्षण की बात आती है कि जो पहले से विषमताएं व्याप्त हैं उनको दूर करने के लिए राज्य द्वारा कुछ प्रयास किए जाने भी इसमें शामिल है। ये नहीं कह सकते कि राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, राज्य द्वारा वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य जो उसका है वो होना चाहिए वास्तविक तथा यथार्थ विषमताओं की समाप्ति करना, उनका अंत करना। और यदि विधायिका मनमानी या निरंकुश कार्यवाही करे तो उस पर रोक भी लगाएगा ये अनुच्छेद। ये था अनुच्छेद 14 के संबंध में मुख्य बातें। 3 चीजें हमने देखी इसमें। एक, महत्वपूर्ण टर्म्स किसी भी व्यक्ति को, दूसरा विधि के समक्ष समता, और तीसरा समान संरक्षण। सभी नागरिकों को, सभी को उपलब्ध है, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे। समान संरक्षण ये कहता है कि यदि आवश्यकता हो तो राज्य द्वारा भेदभाव किया जा सकता है। राज्य अपने कानूनों में सभी व्यक्तियों को संरक्षण भी प्रदान करेगा, जो पहले से मुख्य धारा से पिछड़े हैं उनको बराबरी में लाने का प्रयास भी राज्य द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।